बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के नेक्स्ट डिसऑर्डर को। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर बेसिकली वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें आपके पास मेंटल गैप पाया जाता है, चाहे वो आप के थॉट्स में हो, मेमोरीज़ में हो, सराउंडिंग से रिलेटेड हो, एक्शन से हो या फिर आइडेंटिटी से रिलेटेड हो। यानी कि आपके मेंटली जो है वो एक गैप पाया जाता है, ठीक है। या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि आपके जो एक्सपीरियंस हैं या आपकी जो मेमोरी है, आपके जो थॉट्स हैं या आपकी जो सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर आपके पास लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी पाई जाती है या फिर ये डिसकनेक्ट हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। यानी कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है आपको नहीं पता होगा, आप उससे बिल्कुल डिसकनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या क्या है कि आपके थॉट से आप डिसकनेक्ट हो सकते हो या फिर आप अपनी मेमोरी से डिसकनेक्ट हो सकते हो। वो मेमोरी किससे रिलेटेड हो सकती है? वो मेमोरी आपके पास किसी भी ट्रॉमा से रिलेटेड हो सकती है। वो मेमोरी आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन जो है वो एक दिन उसने स्पेंड किया तो दूसरे दिन वो पहले दिन वाली जो जितनी भी बातें थी, जितने भी इवेंट्स थे, वो सब कुछ भूल चुका हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सनैलिटी चेंज करता हो, उसके ऊपर डिफरेंट पर्सनैलिटी आती हो, यानी कि वो आइडेंटिटी उसको भूल जाती हो, ठीक है। उसमें कनेक्टिविटी पाई जाती हो, ये डिसकनेक्ट हो जाता हो, वो एक पर्सनैलिटी से और दूसरी पर्सनैलिटी में चलता जाता हो। ये हमने ऑलरेडी पिछले जो हमने पहले डिस्कस किया था, इसका फर्स्ट लेक्चर, उसमें हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम आज बात करेंगे अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर की, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की, जिसका नाम है हमारे पास डिसोसिएटिव अमनेसिया। डिसोसिएटिव अमनेसिया आपके पास जो है वो डिसोसिएशन का तो आपको मतलब पता चल गया कि डिसोसिएशन में आपके पास लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी या डिसकनेक्शन पाया जाता है किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी दो चीज़ों के अंदर। आपके थॉट्स और आपकी सराउंडिंग से हो सकता है, आपकी मेमोरी से हो सकता है और डिफरेंट चीज़ों से हो सकता है। यहाँ पे अमनेसिया जो होता है आपके पास ये रिलेटेड होता है, ये एसोसिएट होता है मेमोरी से। तो बेसिकली इसका मतलब डिसऑर्डर का क्या मीनिंग है कि मेमोरी के अंदर जब आपके पास जो है वो डिसकनेक्शन या डिसोसिएशन पाई जाएगी या फिर लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी पाई जाएगी, यानी एक आपको इवेंट याद है लेकिन दूसरा याद नहीं है, फिर आपको याद है और तीसरा याद नहीं है। ये कॉन्टीन्यूस भी हो सकते हैं, मतलब आपके पास डिफरेंट सीरीज हो सकती हैं। एक दिन के इवेंट याद नहीं है और दूसरे दिन आप जो काम कर रहे हैं वो आपको याद है, ठीक है। बेसिक चीज़ें याद हैं लेकिन आपको अपनी लाइफ की हिस्ट्री नहीं याद कि आपने लाइफ में क्या क्या चीज़ें फेस की थी, किन किन इवेंट्स को फेस किया था, किन किन ट्रॉमास को फेस किया था, ये सारी चीज़ें आपको भूल चुकी हैं। तो डिसोसिएटिव अमनेसिया भी कुछ इस तरह का ही डिसऑर्डर है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़ पे, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसकी प्रेवलेंस क्या है, इसके सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू DSM-5 एंड एट द एंड हम डिस्कस करेंगे इसके ट्रीटमेंट्स पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिसोसिएटिव अमनेसिया की। डिसोसिएटिव अमनेसिया जो है आपके पास एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है आपके पास रिपोर्टेड मेमोरी गैप। मैंने पहले भी कहा था आपके थॉट्स में गैप आ सकता है, आपकी फीलिंग में गैप आ सकता है, आपके सराउंडिंग और आप के पास जो मौसूल होने वाली इन्फॉर्मेशन है उसमें गैप आ सकता है। इसमें होता क्या है कि आपकी मेमोरी में गैप आता है। वो मेमोरी किससे रिलेटेड होती है? वो मेमोरी आपके पास ट्रॉमेटिक इवेंट या स्ट्रेसफुल नेचर के जो भी इवेंट्स होते हैं यानी यूजुअली उनसे रिलेटेड होती है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है कि एक पर्सन है, उसके पर्सन के साथ जब भी एक ट्रॉमा हुआ है या ट्रॉमा रिलेटेड इवेंट हुआ है आप पर्सन के साथ, तो क्या होगा, वो पर्सन जो है वो नेचुरली उस इवेंट को भूल जाएगा कि उसके साथ क्या हुआ, किन लोगों ने किया, किस वजह से हुआ, कहाँ पे हुआ, किस वक्त हुआ, ठीक है। यूजुअली तौर पर हम लोग ऐसा बिहेवियर शो नहीं करते। एज अ नॉर्मल पर्सन अगर हम बात करते हैं तो एज अ नॉर्मल पर्सन आपके पास क्या है कि एज अ नॉर्मल पर्सन हम भी कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं रोज़मर्रा। जैसे हम बाज़-औक़ात जो है वो पढ़ते पढ़ते जो है वो किसी और तरफ चले जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम पढ़ रहे थे। या फिर ऐसा हो सकता है कि हम किचन में काम कर रहे हैं तो किचन में काम करते हुए जो आपने जो चीज़ आप बना रहे हैं वो चूल्हे पे रखी हुई है और आप भूल गए हैं कि आपने कुछ चूल्हे पे रखा हुआ है और बैठ के आप बातें कर रहे हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती है एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ में, लेकिन यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे जो मेमोरी गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो उस चीज़ के बारे में होता है जो कि ट्रॉमा होता है या फिर स्ट्रेसफुल नेचर का इवेंट होता है। अब यहाँ पे मैंने जब नॉर्मल पर्सन की बात की तो एज अ नॉर्मल पर्सन अगर मैं आपकी और अपनी बात करती हूँ तो हमें कभी भी वो चीज़ें नहीं भूलेंगी जो कि हमारे लिए स्ट्रेसफुल रही हैं। हमें कभी भी वो इवेंट्स नहीं भूलेंगे जो कि हमारे लिए जो है वो स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं। हमें जो ट्रॉमा रहा है वो चाइल्डहुड में ट्रॉमा रहा है, हमारे अडल्टहुड में ट्रॉमा रहा है,
तो हमें कभी भी ये चीज़ें नहीं भूलती, ठीक है। एक छोटा से छोटा एक्सीडेंट भी जो है ना वो हमें याद होता है अपनी लाइफ का, कि हमारे साथ हमने ये फेस किया था, हमारे साथ ये हुआ था। एज अ नॉर्मल पर्सन हमें ये सारी चीज़ें याद होती है। लेकिन यहाँ पे डिसोसिएटिव एमेनेसिया का जो पेशेंट होता है उसमें ये मेमोरी गैप आता है कि वो ट्रॉमा और ट्रॉमा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, स्ट्रेसफुल इवेंट जितने भी होते हैं, वो सारे भूल जाता है। ये नेचुरली ये मेंटली तौर पर होता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल तौर पर होता है। इसमें ऐसा भी नहीं होता कि उसको फिजियोलॉजिकल कोई हार्म हुआ है, यानी ये नहीं है कि उसको ब्रेन इंजरी हुई है, ब्रेन पे कोई चोट लग गई है, ब्रेन डैमेज हुआ है जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई है, या फिर इस तरह के कोई रीज़न है। ऐसा नहीं होता। ये आपके पास फिजियोलॉजिकल रीजंस नहीं पाई जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। ये मेंटली तौर पर जो है ना पर्सन नेचुरली तौर पर उन इवेंट्स को भूलना शुरू कर देता है और भूल जाता है, और उसको कुछ याद नहीं रहता। इसमें आगे हम बात करेंगे कि इसमें कुछ सिलेक्टिव भी होता है, लोकलाइज्ड भी होता है, जनरल भी होता है, उस पर भी आगे बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर या काजेज़ क्या हैं। काजेज़ या रिस्क फैक्टर की बात करें तो आपके पास इसके जो स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर या काजेज़ हैं वो इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। इन्वायरमेंट में अगर आपके पास बच्चे में चाइल्डहुड के दौरान अगर उसके साथ कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई हादसा हुआ है, कोई उसने अब्यूज़ फेस किया है, चाहे वो सेक्शुअल अब्यूज़ है, चाहे वो फिज़िकल अब्यूज़ है, कोई किसी भी किस्म का ये अब्यूज़ फेस किया है, ठीक है, कोई भी ट्रॉमा हुआ है उसके साथ, तो क्या होगा कि इस ट्रॉमा की वजह से वो इतना डिस्टर्ब हो चुका है, इस ट्रॉमा की वजह से वो इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि नेक्स्ट जितने भी उसके साथ ट्रॉमा होंगे या ये भी जो ट्रॉमाज़ है ये इनको बिल्कुल भूल जाएगा, ठीक है। वो एक चीज़ आती है ना कि बंदा सकते में आ जाता है, कुछ भी उस चीज़ के बारे में ना उसको याद होगा, ना उस इवेंट के बारे में याद होगा, और ना उसको जो है आपके पास उन लोगों के बारे में याद होगा जिसकी मौजूदगी में उसके साथ ये इवेंट हुआ, ना उस घर के बारे में याद होगा। मतलब उसको ऐसा कुछ भी याद नहीं होगा। उस इवेंट के जितने भी स्ट्रेसफुल जो है वो निशानियाँ हैं वो सारी भूल चुका होगा, ठीक है। लेकिन ये भी अच्छी बात नहीं होती। होता है ना कि आप कहते हैं कि जितनी जल्दी आप इस चीज़ को भूल जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ऐसा नहीं होता। जब आप ट्रॉमा या स्ट्रेसफुल नेचर को भूल जाते हैं तो आपको आपकी लाइफ में फिर भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उनको याद रख के भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उनको अगर आप बिल्कुल भूल जाते हो तब भी आप की लाइफ में जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। जैसे कि डिसोसिएटिव एमनेसिया का पेशेंट है, इसमें मेमोरी गैप आता है। मेमोरी गैप की वजह से वो ट्रॉमा और स्ट्रेसफुल नेचर को भूल जाता इवेंट्स को भूलता है। फिर आगे चल के उसकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेमोरी में इतना गैप आना स्टार्ट हो जाता है कि वो बिल्कुल जितनी भी उसके रोज़मर्रा की लाइफ में एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो उनको भी भूलना शुरू कर देगा, ठीक है। हो सकता है वो सिलेक्टिव हो सकता है वो जर्नल हो। प्रेवलेंस की बात करें तो 12 मंथ के अंदर यूएसए की स्मॉल कम्युनिटी के अंदर इसकी जो रेशो पाई जाती है वो 1.8% पाई जाती है। मेल में इसकी 1.0 और फीमेल के अंदर 2.6% पाया जाता है जी। डिसोसिएटिव एमनेसिया इन स्मॉल कम्युनिटी ऑफ यूएसए एक स्टडी के मुताबिक इसकी प्रेवलेंस निकाली गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की, तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में जो सबसे पहला क्राइटेरिया है ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है और इसी पे बेस करता है आपके पास डिसोसिएटिव एमनेसिया। ये क्या है? एन इनएबिलिटी टू रिकॉल इंपॉर्टेंट autobiographical information usually of the traumatic and stressful nature that is inconsistent with ordinary forgetting। अब यहाँ पे ordinary forgetting की बात हो रही है तो मैंने पहले भी कहा कि एक आम पर्सन के तौर पर आपको कुछ चीज़ें भूल सकती हैं रोज़मर्रा की लाइफ में भी, और स्ट्रेसफुल इवेंट की मतलब कुछ आपको इवेंट्स के जितने भी आपके साथ एक स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है, एक ट्रॉमा हुआ है, उससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें भूल सकती हैं। एक नॉर्मल पर्सन के तौर पर आप देखें तो आपको बाद में याद आ रही होती कि मैंने तो ये जो है वो ये रिकॉल नहीं किया, ये मैंने किसी को बताया नहीं है, ये भी हुआ था उस टाइम, ऐसा भी हुआ था। तो ये चीज़ें आपके पास एक नॉर्मल लेवल पर होती हैं। तो यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं कि इनएबिलिटी टू रिकॉल, पेशेंट जो है वो रिकॉल कर ही नहीं पा रहा होता, ठीक है। उसके अंदर इनएबिलिटी होती है कि वो रिकॉल करे किन चीज़ों को, ऑटोबायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, यानी वो अपने बारे में भी कुछ नहीं बता पा रहा होता। यूजली ऐसा होता है कि ये कभी कभी सिचुएशन आती है, लेकिन यूजली ऐसा होता है कि वो ट्रॉमा और ट्रॉमा रिलेटेड जितने भी उसके साथ स्ट्रेसफुल इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में रिकॉल नहीं कर पा रहा होता। वो इनेबल होता है, इनको रिकॉल करने में इनेबल होता है, वो इनको जो है वो बिल्कुल उसकी याददाश्त में ये चीज़ होती ही नहीं है। ये मेमोरी गैप की वजह से होता है, नेचुरली होता है, ये कोई भी फिजियोलॉजिकल चोट की वजह से नहीं होता। मैं अगेन इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, और ये आपने ये चेक कर लेना है कि एक नॉर्मल पर्सन में भी ये चीज़ पाई जा सकती है, लेकिन इतने सीवियर लेवल पे नहीं पाई जा सकती। हम पूरे के पूरे ट्रॉमा को भूल नहीं सकते, हम पूरे के पूरे स्ट्रेसफुल इवेंट को भूल नहीं सकते। जो चीज़ हमारे साथ हुई है, जो हादसा हमारे साथ हुआ है, वो हमेशा हमें याद रहता है, ठीक है। चाहे वो उसके कुछ चंक्स हमें भूल जाए, लेकिन वो हमें याद ज़रूर रहेगा।
Dissociative amnesia most often consist of localized and selective amnesia। अब यहाँ पे आपके पास localized या selective amnesia हो सकता है। एक आपके पास ये इसकी टाइप है जिसमें पेशेंट जो है वो सिर्फ सिलेक्टिव और लोकलाइज्ड चीज़ों को, इवेंट्स को भूल जाता है। अब यहाँ पे ये ट्रॉमा है तो ये लोकलाइज्ड है, ये आपके पास सिलेक्टिव चीज़ है। ट्रॉमा सिर्फ ट्रॉमा रिलेटेड चीज़ों को भूल रहा है, बाकी सारी चीज़ों उसको याद है, बेसिक सारा याद है कि मैंने इस तरह से खाना है, मैंने 3 टाइम खाना खाना है, मैंने जो है वो वॉक पे जाना है, मैंने जॉब पे जाना है, मैंने घर आना है, काम करना है। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो क्या कहेगा, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे खाना खाना है, मुझे जो है वो ट्यूशन जाना है, जो भी उसकी लाइफ की एक्टिविटीज़ है वो सब उसको याद है। लेकिन एक सिलेक्टिव चीज़ वो भूल गया है जो कि उससे रिलेटेड थी, ट्रॉमा से रिलेटेड थी, एक स्पेसिफिक इवेंट वो भूल गया है। हो सकता है कि वो उसके लिए मतलब उसकी लाइफ में एक स्ट्रेसफुल काज इवेंट रहा हो, लेकिन फिर भी वो उसको भूल जाता है। तो ये आपके पास लोकलाइज या सिलेक्टिव होता है जिसमें कोई एक इवेंट, स्पेसिफिक इवेंट जो है वो पर्सन भूल जाता है। इसके बाद आपके पास आ जाता है जनरलाइज एमनेसिया। जनरलाइज एमनेसिया में आपके पास जो पर्सन पाया जाता है, जो पेशेंट पाया जाता है, वो अपनी लाइफ की पूरी ऑटोबायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन को भूल जाता है। वो क्या है, वो कौन है, वो कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, मतलब सारी लाइफ हिस्ट्री को भूल जाएगा। उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, उसने क्या खाना है, ये सब चीज़ें भूल जाता है। लेकिन बात औक़ात ऐसा भी होता है, देखने को मिला कि जनरलाइज एमनेसिया के अंदर भी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको जनरल चीज़ों के बारे में इल्म होता है। जनरल चीज़ें मतलब उठना बैठना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें उनको याद होती हैं, लेकिन उनको अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में याद नहीं होता, उनको ऑटोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भूल चुकी होती है। तो ये आपके पास जनरलाइज्ड एमनेसिया होती है। वो इवेंट, स्ट्रेसफुल इवेंट के साथ साथ अपनी लाइफ की जितनी भी हिस्ट्री उनके साथ हुई थी वो सारी की सारी भूल जाते हैं। उसके बाद क्राइटेरिया नंबर बी की बात करें तो सिम्टम्स काज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे आपके पास ये जो है वो इम्पेयरमेंट काज करता है, इसमें आपके पास सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर एरिया ऑफ फंक्शनिंग आ सकती हैं। उसके बाद क्राइटेरिया नंबर सी, द डिस्टर्बेंस इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द सब्सटेंस। ये आपके पास फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द सब्सटेंस नहीं होने चाहिए, ये आपने बात ध्यान में रखनी है। ड्रग अब्यूज़र ना हो, अल्कोहल और मेडिकेशन का असर ना हो, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल जो है वो कंडीशन ना हो, आपके पास न्यूरोलॉजिकल कंडीशन मैंने पहले बताई, कोई भी फिजियोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए। फिजियोलॉजिकल में ब्रेन इंजरीज वगैरह आ जाती हैं और न्यूरोलॉजिकल आपके पास कॉम्प्लेक्स सीजरियस आ जाती हैं, जिसमें मिर्गी का जब दौरा पड़ता है एक पर्सन को, तो उस वक्त उस कंडीशन के अंदर उसके साथ जो कुछ हुआ वो उसको बिल्कुल भूल चुका होता है जब वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आता है। तो इस तरह ये आपके पास ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ट्रांसेंड ग्लोबल एमनेसिया नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए और कोई दूसरी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपके पास है द डिस्टर्बेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय। आपने फिर उसके बाद आपने देख लेना है कि ये किसी और मेंटल डिसऑर्डर से जो है वो बेटरली एक्सप्लेन ना हो रही हो, जैसे कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। अब यहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज करता है, ठीक है। अगर वो उसका नाम ओरिजिनल जो है ना वो तैमूर है, तो वो अपनी आइडेंटिटी एक बना लेता है और जिसमें वो कहता है कि जब वो उसके ऊपर वो पर्सनैलिटी आती है तो वो अपना नाम, अपनी आवाज़ और अपना सब कुछ चेंज कर लेता है। यानी अगर उसने एक पर्सनैलिटी का शेडो बनाया हुआ अपने अंदर सना के नाम से, तो अपना नाम भी चेंज करेगा, वो कहेगा मेरा नाम सना है और मेरा अपनी आवाज़ भी लड़कियों जैसी कर लेगा और अपना मतलब कंप्लीट बिहेवियर जो है ना वो सना जैसा कर लेगा। तो ये आपके पास डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे डिसोसिएटिव एमनेसिया के अंदर पेशेंट को बिल्कुल याद ही नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि पेशेंट जो है ना वो उसके अंदर मेमोरी गैप पाया जाता है। मेमोरी यहाँ पे जो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है इसमें मेमोरी हो सकती है पेशेंट के अंदर, बाज़ औक़ात पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास डिसोसिएटिव एमनेसिया है इसके अंदर स्ट्रेसफुल इवेंट के बारे में वो भूल चुका होता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ना हो, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर तो वो पेशेंट को ट्रॉमा याद होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो नेचुरली इस चीज़ को भूल चुका होता है। लेकिन मैंने ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को इन डिटेल आपको पढ़ाया है इसी चैनल के ऊपर। आप चाहें तो मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं और फिर कंपेयर कर सकते हैं कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या फिर एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर क्या डिफरेंस है और ये किस तरह से डिसोसिएटिव एमनेसिया से डिफर करते हैं। सोमैटिक डिसऑर्डर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एंड अदर मेजर माइल्ड न्यूरो कोग्निटिव डिसऑर्डर। ये चीज़ें आपने देख लेनी है, इन चीज़ों को ध्यान में रख कर आपने डायग्नोज करना है। उसके बाद आपके पास आ जाती है एक फ्यूग डिसोसिएटिव, आपने स्पेसिफाई होता है स्पेसिफायर इसका डिसोसिएटिव एमनेसिया का फ्यूग। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास पर्सन का ऐसा बिहेवियर पाया जाता है, पर्सन एक ऐसी स्टेट में चला जाता है
कि उसको कुछ याद नहीं रहा, तो वो क्या करेगा, उसको अगर स्ट्रेसफुल इवेंट के बारे में, मतलब वो बैठा हुआ है ना, एक ऑफिस में वर्क कर रहा है, या फिर मैं आपको एक लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, तो अगर मैं डिसोसिएटिव मेनेजिया की पेशेंट हूँ और साथ में मुझे फिगियो है, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से मैं उठ जाऊँगी और पर्पसफुल सी एक्टिविटी होगी, मैं बाहर चली जाऊँगी और मैं बाहर से कहीं भी चली जाऊँगी, ठीक है, ट्रैवल करना स्टार्ट कर दूँगी, कहीं एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाऊंगी। और आपको ये नहीं पता होता कि आप जो है वो क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, लेकिन ये याद रखना है कि यहाँ पे पर्सनैलिटी नहीं आ रही। पर्सनैलिटी के अंदर आप अपनी पूरी की पूरी बिहेवियर को चेंज करते हो, और आपका जो बिहेवियर होता है वो किसी पर्सन से रिलेट कर रहा होता है। यहाँ पे आप क्या है कि एक एक्टिविटी करते हो, एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हो। क्या है कि आप उठ के बाहर चले जाओगे, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने लग जाओगे, ठीक है, कुकिंग करने लग जाऊँ, या फिर मैं उठ के बाहर चली जाऊँ, ट्रैवल करना स्टार्ट कर दूँ, और जब मैं अपनी ओरिजिनल जो है वो मुझे होश आएगा, तो मैं क्या कहूँगी कि मुझे कुछ भी याद नहीं होगा कि मैं यहाँ पे कैसे पहुँची, मैं तो ये काम कर रही थी, तो मैं यहाँ पे कैसे आ गई, किस तरह से आ गई, ये चीज़ें आपके पास आ जाती हैं जब आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हो। ट्रीटमेंट में बात करें तो मेडिकेशन से ट्रीटमेंट हो सकता है इसका। इसके अलावा साइकोथेरेपी जैसे CBT होगी। इसके बाद आप पेशेंट को डिफरेंट टेक्निक सिखा सकते हो जिसके थ्रू वो अपने आप को जो है वो ओवरकम कर सकता है, अपनी ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनको स्लोली ग्रेजुअली जो है वो ओवरकम करने की कोशिश करेगा। और इसके साथ साथ आप उसके ऊपर साइकोथेरेपी अप्लाई करोगे, और अप्लाई करने के बाद आप पेशेंट को जो है वो एक कंप्लीट ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी मानिल्लाह।